साल 1938 ये वो वक्त था जब हरिद्वार से गोचर के बीच हवाई सेवा तो मिल जाती थी, लेकिन गाड़ी और ट्रेन की सुविधा नहीं थी। इसी साल में पंडित जवाहरलाल नेहरू गढ़वाल के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन विजया कृष्ण पंडित और राजा हुते सिंह, जो कि कृष्णा नेहरू के पति थे, वो भी साथ थे। नेहरू और उनके साथ आए सभी लोग हरिद्वार से प्लेन में बैठे और उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ के हवाई दर्शन किए। क्योंकि विमान को यहाँ पर लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें विमान को लैंड करने के लिए गौचर आना पड़ा। गढ़वाल में नेहरू ने स्कूली बच्चों से जब मुलाकात की तो इस मुलाकात में 90% से ज्यादा बच्चों ने कहा, हमने हवाई जहाज तो देखा है लेकिन कार और ट्रेन नहीं देखी है। ये सुनकर नेहरू को बड़ा दुख हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जिस गढ़वाल तक हवाई सेवा पहुंच चुकी है, वहां अभी तक रोड कनेक्टिविटी आखिर क्यों नहीं पहुंची। उन्होंने 1927 में रेल लाइन के लिए हुए सर्वे के बाद काम ना होने को लेकर भी दुख जताया। नेहरू ने जिस रेल लाइन का जिक्र किया वो कोई और नहीं बल्कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल सेवा थी। जितनी लंबी ये रेल लाइन बन रही है, उतनी ही लंबी इसके बनने की कहानी भी है। जो नेहरू रेल लाइन के 1938 में गढ़वाल ना पहुंचने पर दुख जता रहे थे, वो खुद पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर बहुत कुछ नहीं कर पाए। नेहरू क्या, उसके बाद आई उनकी ही पार्टी की सरकारें भी कुछ नहीं कर पाईं। लेकिन अब कुछ होता दिख रहा है। करीब 100 साल पुरानी इस रेल लाइन के अब जल्द पूरे होने के आसार तैयार हो गए हैं। इसी महीने यानी अप्रैल 2025 में इस रूट पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इस रेल नेटवर्क के लिए देवप्रयाग सौर से जनासू के बीच बन रही देश की सबसे लंबी सुरंग आखिरकार तैयार हो गई है। करीब 15 किलोमीटर की सुरंग का ब्रेक थ्रू हो चुका है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 तक ये रेलवे लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। ये कयास वैसे तो हर साल लगाए जाते हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ी बहुत तेजी नजर आ रही है। और इन कयासों को अगर अलग भी रख दें तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 100 साल के लंबे वक्त से ही बनता आ रहा है। जी हाँ, 100 साल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक बन चुके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत गढ़वाल राइफल्स के एक फौजी की वजह से हुई थी। अब इस रिपोर्ट में हम आपको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल को बनाने में क्यों 100 साल के करीब का वक्त लगा, ये तो बताएंगे ही, लेकिन साथ ही जानेंगे कि इस रेल प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद आखिर क्या बदल जाएगा, पहाड़ियों के लिए क्या अच्छा होने वाला है, कैसे इस रूट पर रेल लाइन शुरू होने से न सिर्फ 4 धाम यात्रियों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी, बल्कि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी कई सुविधाएं साथ आएंगी। तो इस रिपोर्ट में हम आपको इस रेल लाइन के इतिहास, वर्तमान और भविष्य काल के बारे में बताने वाले हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि ये रेल लाइन जब बनकर तैयार हो जाएगी तो कैसे ये आपके 8-9 घंटों का सफर महज 2 से 3 घंटों में पूरा करवा देगी। इस रेल परियोजना के अच्छे पक्ष को जानने के साथ भी उन चिंताओं को जानना भी जरूरी है जिनको लेकर स्थानीय लोग और एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी जारी करते रहते हैं। तो इस रिपोर्ट में पेश है आपके लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल का संपूर्ण विश्लेषण। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल के 100 साल के लंबे सफर पर जाने से पहले इस परियोजना को अच्छी तरह से जान लेते हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाने का काम 4 धाम रेल प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। ये रेल लाइन 125.20 किलोमीटर की होने वाली है। 16,200 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च से बन रही इस रेल लाइन का 80% काम पूरा हो चुका है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में इसके 2027 तक भी पूरा होने की उम्मीद
जताई जा रही है। हालांकि 2027 तक भी ये रेलवे लाइन पूरी होती है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस रेल लाइन को पूरा करने की कई डेडलाइन खत्म हो चुकी हैं। पहले इसे 2024-25 तक फंक्शनल होना था, लेकिन ये नहीं हुई। ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो सके, इसके लिए इसे केंद्र सरकार ने अपने सिस्टम प्रगति के तहत रखा था। प्रगति दरअसल प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन सिस्टम है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर नजर रखने के लिए बनाया हुआ है, ताकि काम समय पर पूरा हो सके। लेकिन सारे कवायदों के बावजूद अभी इस रेल लाइन पर काम जारी है। हालांकि ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि समय लगने का मतलब है कि इसका निर्माण हर चीज को बारीकी से जांच परख कर किया जा रहा है, जो हिमालय के लिहाज से काफी अच्छी बात है। इसे तैयार करने में जुटी नोडल एजेंसी रेल विकास निगम लिमिटेड है। इसके अलावा L&T, HCC, NIC और मेगा इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं। करीब 8000 लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटे हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 16 टनल, 35 ब्रिज, 12 एस्केप टनल बनाई जानी हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अजीत यादव बताते हैं कि ये 125 किलोमीटर लंबा रेल प्रोजेक्ट है, जिसमें टनल की लंबाई 104 किलोमीटर है। कुल 16 टनल में से जिन टनल की लंबाई 3 किलोमीटर से ज्यादा है, उनमें एस्केप टनल भी बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट में 19 बड़े ब्रिज हैं और बाकी छोटे भी हैं। इनमें से 5 बड़े पुल बनकर तैयार हो गए हैं और शेष बचे 13 पुलों को इसी साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अजीत बताते हैं कि 75% ब्रिज बनकर तैयार हैं और इस साल के आखिर तक ब्रिज बनाने का काम पूरा भी हो जाएगा। टनल में 90% से ज्यादा खुदाई हो चुकी है और लाइनिंग का काम भी चल रहा है। ट्रैक बिछाने का काम भी जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अजीत ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया कि एस्केप टनल रेलवे ट्रैक टनल के ही पैरेलल एक छोटी टनल होंगी। ये हर 350 मीटर की दूरी पर मेन टनल से जुड़ी रहेंगी। इसे सेफ्टी के लिहाज से बनाया जा रहा है। टनल में अगर कभी कोई रेल हादसा होता है तो इस टनल से राहत बचाव कार्य किया जा सकता है। एस्केप टनल से गाड़ियों के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकेगी। इसके अंदर एम्बुलेंस जैसी व्हीकल आसानी से चलाई जा सकती हैं। ये रेल लाइन देवभूमि के कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरने वाली है। इसमें ऋषिकेश, श्रीनगर, देहरादून, कर्णप्रयाग समेत ये सारे शहर शामिल होने वाले हैं। इन शहरों के बीच 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाने हैं। इसमें आपका योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी समेत ये सारे रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। इस रेल परियोजना को 4 धाम कनेक्टिविटी का पहला कदम माना जा रहा है। सरकार की योजना है कि इस रेलवे लाइन को आगे जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ तक और एक अन्य शाखा से सोनप्रयाग होते हुए केदारनाथ तक विस्तार दिया जाएगा। इससे न केवल तीर्थ यात्रा सुविधाजनक होगी, बल्कि इस क्षेत्र में आर्थिक और पर्यटन विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। अब ये तो बात हो गई ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की, लेकिन अब बात करते हैं इसके फंक्शनल हो जाने के बाद होने वाले ढेर सारे फायदों की। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सबसे प्रमुख उद्देश्य पहाड़ को मैदान से जोड़ना है। सिर्फ यही नहीं, इससे 4 धाम यात्रा में लगने वाला वक्त भी काफी ज्यादा घटने वाला है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अजीत यादव इसकी पूरी जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि इस रूट पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटे भरने वाली है। उनका दावा है कि ट्रेन 2-3 घंटे में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पहुंच जाएगी। वो कहते हैं कि सड़क के रास्ते सफर करने पर 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है और कभी कभार ये 9-10 घंटे भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसी सफर को ट्रेन से करेंगे तो आपके 2 से 3 घंटे में ही आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंच जाओगे। उन्होंने बताया कि ये रेलवे ट्रैक ऑल वेदर प्रूफ भी है, यानी कि मौसम बरसात का रहे या गर्मी का, हर मौसम में यहाँ पर रेल
चलने वाली है। अजीत बताते हैं कि ये रेल लाइन तब भी फायदेमंद साबित होगी जब पहाड़ में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो जाती हैं। वो कहते हैं कि इस रेल लाइन की वजह से पहाड़ वासियों के लिए ट्रैवलिंग काफी आसान होने वाली है। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 2024 में हिंदुस्तान से बात करते हुए बताया कि दोनों शहरों के बीच पीक सीजन में यात्री ट्रेन 4 चक्कर लगाएंगी, जबकि सामान्य दिनों में ये 2 ही चक्कर लगाने वाली हैं। अनुमान है कि सड़क परिवहन के 60% यात्री और माल की ढुलाई यानी सामान जो अभी ट्रक और बस से पहुंचाया जाता है वो रेलवे से पहुंचाया जाएगा। इससे लगभग 20 करोड़ रुपए ईंधन खपत की बचत होने वाली है, और जब ईंधन खपत की बचत होगी तो शायद आपको सामान पहाड़ों में थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है। खैर, इस रेल लाइन के बन जाने के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड यात्रा के अलावा पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आना जाना आसान होना तय माना जा रहा है। जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को काफी लंबा समय लगता था, अब वो आसानी से हो जाएगा जब ये रेल लाइन तैयार होगी। रुद्रप्रयाग रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद केदारनाथ बेस कैंप यानी गौरीकुंड जाने के लिए सड़क के जरिए आपको सिर्फ 3 घंटे का सफर करना होगा और बाकी पूरा सफर ट्रेन के जरिए तय किया जा सकेगा। वहीं कर्णप्रयाग स्टेशन पर उतरने के बाद करीब 3 घंटे की रोड जर्नी कर आप बद्रीनाथ धाम भी आसानी से पहुंच जाएंगे। यानी कुल मिलाकर रेल सेवा से श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। 4 धाम की यात्रा करने में जहां लोगों को अभी 15 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं, वहीं रेलवे की इस परियोजना के पूरा होने के बाद ये यात्रा 4 से 5 दिन में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। खैर, 4 धाम यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकारियों ने निर्माणाधीन कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन का विस्तार करने की योजना की भी घोषणा की है। रेलवे विकास निगम के डीजीएम ओपी मालगुडी ने बताया कि इस स्टेशन पर रेलवे ट्रैक की संख्या 22 से बढ़ाकर 26 कर दी जाएगी। इस रेल लाइन को 99 साल के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि इसका लाइफ स्पैन 100 साल का होगा। रेल लाइन की मरम्मत और रखरखाव के लिए 450 लोगों को परमानेंट रोजगार मिलने वाला है और इस रेल लाइन से 1800 और लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। अब इस लाइन को लेकर कई पॉजिटिव चीजें गिनाई जा रही हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में इस रेल लाइन का निर्माण हो रहा है वहां इसकी मौजूदगी से कई नुकसान भी हुए हैं और भविष्य में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन इस रेल प्रोजेक्ट के नुकसान और नकारात्मक पहलू पर बात करने से पहले इसके 100 साल के लंबे इतिहास को खंगाल लेते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के इतिहास की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से। पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया। गढ़वाल राइफल्स के इन शूरवीरों में ही शामिल थे दरवान सिंह नेगी। नेगी को पहले विश्व युद्ध में बहादुरी से लड़ने और दुश्मन को खदेड़ने के लिए विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। इतिहासकार भुवन नौटियाल फर्स्ट पोस्ट से बात करते हुए बताते हैं कि जब किंग जॉर्ज पंचम ने दरवान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा तो नेगी ने किंग जॉर्ज से एक विशेष अपील भी की। दरवान सिंह नेगी ने इंग्लैंड के राजा से कहा कि वो कर्णप्रयाग में एक स्कूल का निर्माण करवा दें और साथ ही कर्णप्रयाग को रेल लाइन से भी जोड़ दें। दरवान सिंह नेगी जी की इस अपील को स्वीकार कर लिया गया और पहली बार 1927 में इस रेल लाइन के लिए पहला सर्वे किया गया। लेकिन पहले फेज के निर्माण कार्य के लिए मंजूरी मिलने में बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी हुई और इसके साथ ही जिन लोगों की ज़मीन इसके लिए जानी थी उसके लिए मुआवजे पर भी सहमति नहीं बन पाई और इस तरह पहला सर्वे होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया।
फिर 1933 में काउंसिल ऑफ स्टेट में इस मुद्दे को उठाया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट ब्रिटिश सरकार की एक व्यवस्था थी जो आज की राज्यसभा की तरह काम करती थी। जगदीश चंद्र बनर्जी ने काउंसिल में इस रेल लाइन को लेकर सवाल पूछा। सवाल के जवाब में गुथरी रसेल ने बताया कि कुछ सालों पहले हरिद्वार से कर्णप्रयाग के बीच रेल चलाने के लिए सर्वे तो किया गया था, लेकिन इसमें बद्रीनाथ का रास्ता भी शामिल था। हालांकि सर्वे के बाद यह महसूस किया गया कि यह प्रोजेक्ट कारोबार के लिहाज से बेहतर नहीं होगा और इसलिए इस पर काम नहीं किया गया। यहाँ पर भी कारोबार की नज़र से पैसा देखा गया। खैर 1927 के सर्वे के बाद कई बार इस रेल लाइन पर काम फिर किए जाने की बात उठी, लेकिन हर सरकार ने इस प्रोजेक्ट को खास तवज्जो कभी नहीं दी। 1990 के दशक में रिटायर्ड मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया। 1992 में खंडूड़ी के सवाल पूछे जाने पर तत्कालीन रेल मंत्री डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में रेल लाइन के निर्माण का खर्च बहुत ज़्यादा आता है और रेलवे फिलहाल फंड की कमी से जूझ रहा है। ऐसे किसी रेल लाइन के निर्माण को तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक रेल की स्थिति बेहतर नहीं हो जाती, और फंड का रोना इस रेल लाइन को फिर से ले बैठा। हालांकि इस रवैये के बावजूद इस रेल लाइन पर काम करवाने के लिए लगातार प्रयास होते रहे। इसी का नतीजा था कि 1997 में देवगौड़ा सरकार के कार्यकाल में सर्वे फिर से किया गया। उस समय पौड़ी से सांसद रहे और रेलवे राज्य मंत्री सतपाल महाराज ने जोर शोर से यह मुद्दा उठाया। सर्वे के लिए 10 लाख रुपए मंजूर भी कर लिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर ना के बराबर काम हुआ और इसके बाद 2010-11 में एक बार फिर उम्मीद जगी। तत्कालीन सरकार ने रेल बजट में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूर कर 2014 में पहाड़ी वोट बटोरने चाहे और इसके लिए तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने 9 नवंबर 2011 को इस रेल लाइन का शिलान्यास भी किया। अब कहीं जाकर प्रोजेक्ट पर काम तो शुरू हुआ, लेकिन ये काफी धीमी गति से आगे बढ़ा। ए.के. एंटोनी ने 11 मार्च 2013 को लोकसभा में बताया कि इस रेल लाइन का सर्वे हो चुका है। हालांकि सर्वे पूरा होने के बाद भी ग्राउंड पर कोई काम शुरू नहीं हो सका। 2014 चुनाव से पहले खुद सतपाल महाराज ने इस मुद्दे को कई बार उठाया था। तब इस प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्च 4,300 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन आज ये 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। फिर 2014 में सत्ता बदली और मोदी सरकार आई। मोदी सरकार के राज में इस रेल लाइन पर गंभीरता से काम शुरू किया गया। अलाइनमेंट और जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी लाई गई और अक्टूबर 2017 में आरवीएनएल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर मंगवाए जा रहे हैं और साथ ही जानकारी दी गई कि अगले साल यानी 2018 की जून जुलाई से काम शुरू हो जाएगा और तब से लगातार इस रेलवे लाइन पर काम में तेजी आई है। भले ही कई बार इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बावजूद 100 साल के लंबे इंतजार के बाद दरवान सिंह नेगी का ये सपना पूरा होता दिख रहा है। इतना लंबा इंतजार करने वाले इस प्रोजेक्ट पर जब काम शुरू हुआ तब भी कई मुश्किलें पेश आईं। इस प्रोजेक्ट से कई नकारात्मक पहलू भी जुड़े हुए हैं और जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो आसपास के गांव के लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जैसे हिमालयी राज्यों में हमेशा होता है, कंस्ट्रक्शन को लेकर कई सवाल उठाए गए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से कितने फायदे हो सकते हैं, कितनी ये कारगर साबित हो सकती है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन इस रेलवे लाइन से यहाँ के पहाड़ वासियों को भी कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। अब तक जिन क्षेत्रों में सुरंग बनाने का प्लान पूरा हो चुका है, वहाँ लोगों के सामने जो सबसे बड़ा संकट खड़ा हो रहा है वो पानी का है। टिहरी की दोगी पट्टी भी इसी संकट से जूझ रही है। ये पूरा क्षेत्र उस दुर्गम पहाड़ी हिस्से में फैला हुआ है जिसके ठीक नीचे से रेलवे लाइन का
काम चल रहा है। इस क्षेत्र में कई गांव हैं और इस पूरे इलाके के लोग पानी के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के ज्यादातर प्राकृतिक जल स्रोत या तो सूख गए हैं या उनमें पानी 50% से भी कम रह गया है। इन प्राकृतिक जल स्रोतों से गांवों तक जो पेयजल योजनाएं बनाई गई थीं, वो भी ठप हो चुकी हैं। काकरसैण गांव के मोर सिंह पुंडीर प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने के लिए निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि नाले की दोनों ओर पहाड़ियों पर सुरंग के मुहाने हैं। पुल से इन सुरंगों को जोड़ा जाएगा और सुरंग वाली दोनों पहाड़ियों के ऊपर कई गांव बसे हैं। जमीन का जो पानी पहले पहाड़ियों के ऊपरी हिस्से में जल स्रोत के रूप में बाहर निकलता था, वो पहाड़ के अंदर खुदाई हो जाने की वजह से नीचे चला गया है और रेलवे लाइन के निकास द्वार यानी एग्जिट गेट से बाहर निकल रहा है। वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत ध्यानी भी इस बात को सही ठहराते हैं। वो कहते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भी टनल बनाई जा रही है, वहां पर पानी के स्रोत सूख रहे हैं और ये एक फैक्ट है जिसे नकारा नहीं जा सकता। फिर चाहे कंस्ट्रक्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए हो रहा हो या फिर रेल कनेक्टिविटी के लिए। इस रेल लाइन को लेकर इस तरह की कई चिंताएं जताई जाती रही हैं। अब ये आशंकाएं भविष्य में कितनी विकराल होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार खुश हैं कि इस लंबित पड़ी रेल लाइन पर काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस रेल लाइन की वजह से स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस परियोजना के चलते जहां एक और कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रियों का समय और खर्च बचेगा, वहीं दूसरी ओर जल स्रोतों का सूखना, उपजाऊ जमीन का नष्ट होना और विस्फोटों से मकानों को हुआ नुकसान जैसी गंभीर समस्याएं भी सामने आई हैं। और इसलिए जरूरी है कि विकास कार्यों के साथ साथ पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। अब इस मोर्चे पर सरकार क्या क्या कदम उठाती है, ये रेल लाइन भविष्य में उत्तराखंडियों के लिए कितना फायदेमंद साबित होती है, इन सभी सवालों का जवाब तो हमें आने वाले वक्त में मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल आप मोदी सरकार की एक और योजना का सच जान लीजिए। मोदी सरकार लगातार 4 धाम रोड परियोजना को पूरा करने के लिए मिशन मोड में जुटी है। लेकिन इस योजना को लेकर भी कई तरह के खतरे गिनाए जा रहे हैं। अब क्या है ये 4 धाम रोड परियोजना? क्या इस परियोजना के फायदे और नुकसान हैं? हर एक सवाल का जवाब हमने अपनी इस रिपोर्ट में दिया है। जरूर देखें और साथ ही जरूर बताएं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं या कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ इस एपिसोड को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार ऐसे ही तथ्यपरक रिपोर्ट्स मिलती रहें। धन्यवाद।